तो दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है विजयन क्लासेस में। और आज हम आपको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं। पिछली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण, वर्ण और सूत्र, 14 सूत्र जो पाणिनि ने दिए थे और जो समराइज करे गए हैं 14 कैटेगरीज में। ठीक है, क्योंकि वो भी इसमें काम आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें 14 सूत्र बताए गए हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा, क्योंकि ये आपको बिना उसके समझ में नहीं आएगी। ओके, तो आप पहले उसको जरूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? संज्ञा। संज्ञा सबको पता है। मैं अगर परिभाषा समझाने लगूं आप लोगों को तो आप कहेंगे कि मैम क्या छोटे बच्चों की तरह कर रही हैं। ठीक है, तो सिंपली सबको पता है कि संज्ञा उसे ही कहते हैं जो किसी आपके वस्तु का नाम हो, पर्सन का नाम हो, इंसान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, कोई सी चीज का नाम हो। ठीक है, वो आपका संज्ञा के अंदर आता है। अब इनको शॉर्ट करके दिया गया है। संस्कृत में क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस ना देकर क्या किया जाता है, उनको एक छोटे से सूत्र में, मतलब एक छोटा सा सूत्र के रूप में उसको बताया जाता है कि अगर आप उस सूत्र को समझेंगे तो पूरी परिभाषा उसमें समाई होती है। ठीक है, आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ये आगम। देखिए यहां दिया है आगम। इसमें यहां पर देखिए, पहले यहां देखिए जहां पर लिखा है मित्र वदागम, यानी ये सूत्र है। अभी जैसे आपको बताया गया था ना कि इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग लाघव किया जाता है, यानी परिभाषाओं को छोटे रूप में एक सूत्र के रूप में बता दिया जाता है। तो मित्र वदागम यानी मित्र का आगमन, यही समझ में आ रहा है इससे, यानी मित्र का क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मित्र क्या होगा? वर्ण होंगे। भाई वर्ण की बात हम कर रहे हैं तो वर्ण आपस में मित्र होंगे, यानी एक वर्ण के स्थान जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ जाए, यानी कोई हमारा मित्र है वो हमें हमारी जगह से ना उठाए, कहाँ आ जाए? पास में आकर बैठ जाए हमारे, तो उसको क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं उसको? आगम। जैसे ये है, देखिए वृक्ष, घन, छाया। तो वृक्ष में अक्षर, घन, छ, ना तो इसने छ को हटाया है और ना ही इसने अक्षर को हटाया है। देखिए, और बीच में क्या आ गया है? च, च आ गया है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? वृक्ष छाया, यानी च के अक्षर में भी अ है। भाई आपको सब पता है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। कोई भी व्यंजन है उसमें स्वर मिला हुआ होता है, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर स्वर इन्वॉल्व है। अगर क को तोड़ेंगे क घन आ, ख को तोड़ेंगे ख घन आ, इसी तरीके से आप किसी को भी तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा? अ होगा। ठीक है, या जो भी मात्रा चढ़ी हुई है या स्वर चढ़ा हुआ है वो होगा। ऐसे ही छाया का छ, तो इन दोनों के बीच में क्या आकर बैठ गया? च, तो इसने न अक्षर को हटाया है और न ही छ को हटाया है, और छ बीच में आ गया है, यानी किसी को नहीं हटाया और वो अपनी जगह आकर मित्रवत बैठ गया। ठीक है, इसीलिए इसके जो सूत्र को हमने क्या कहा है? मित्र वदागम, यानी मित्र का आगमन। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके। आदेश, आदेश का क्या मतलब होता है? कोई अभी हमें आदेश देगा, इसका मतलब हमें वहां से हटना है। ठीक है, यानी देखिए इसमें भी एक सूत्र दिया हुआ है। जो संस्कृत में होती है, संस्कृत में बड़ी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग डेफिनेशंस नहीं होती, एक छोटे छोटे सूत्रों से ही उनका सारा मीनिंग समझ में आ जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए शत्रुवदा देश, यानी शत्रु का देश, यानी शत्रु का आदेश। ठीक है, यानी इसने क्या किया? शत्रु की तरह आकर बैठ गया। शत्रु क्या करता है? अगर आप बैठे हो तो आपको वहां बैठने देगा नहीं, क्या करेगा? आपको उठाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो वर्ण है वो हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसकी जगह पर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है तो उसे हम आदेश कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं उसको? आदेश। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, यदि प्लस या घन अपि, तो क्या हो गया ये? यद्यपि। यानी इसमें क्या है, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाद में? ई। यानी ई और अ के स्थान पर क्या हो गया यहाँ? य। यानी इसने ई और अ दोनों को हटा दिया। ठीक है, यानी दोनों को भी हटा सकता है, पूर्व के वर्ण को भी हटा सकता है और पर के वर्ण को, पर्ण कहते हैं पिछले वर्ण को, यानी वो किसी के भी स्थान पर आकर बैठ सकता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आदेश। क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है? उपधा। क्या है ये? उपधा। यानी किसी शब्द के अंतिम वर्ण के पूर्व वर्ण को, यानी क्या, जैसे आप देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं, जैसे ये आपका क्या है? छाया। छाया है, छाया में अंतिम वर्ण क्या है? य घन आ, है ना? अगर इसको आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? छ प्लस आ, यानी घन आ प्लस य प्लस आ। ठीक है, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया आपका? अ, और आ से पहले क्या आ रहा है? य, तो य इसका क्या हो गया? उपधा। ठीक है, क्या हो जाएगा य इसमें? उपधा। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल इन्होंने भी यहां पर दिया हुआ है, देखिए चिंत, चित्त, चिंत, यानी चिंत दिया हुआ है। ये त के नीचे हलंत लगाने का मतलब इसका क्या है? कि इसमें आ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अंतिम वर्ड क्या है इसमें? त। अगर ये पूरा लिखा होता और नीचे हलंत नहीं दिया होता तो हम इसको क्या मानते? कि इसमें अ है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। नीचे अगर किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है? वो पूरा नहीं है। पूरा नहीं है मतलब उसमें व्यंजन, सॉरी, उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या हो गया आपका? त। और त से पहले क्या आ रहा है? न। ठीक है, तो न क्या हो गई आपकी? उपधा। ठीक है, जैसे देखिए सूत्र, मैंने कहा था ना आप सूत्र पढ़ लीजिए या डेफिनेशन पढ़ लीजिए। डेफिनेशन पढ़ने में टाइम लगता है और जो सूत्र होते हैं उनसे जब हम रिवाइज करते हैं, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो आप सूत्र से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है और हमें इसमें क्या देखना है। ठीक है, जैसे देखिए अलोत, अलोन्त यात पूर्व उपधा, यानी अंत, अल, अल, अल मतलब स्वर और व्यंजन के जो अंत में आने वाला वर्ण जो है उससे पूर्व का वर्ण जो होगा, यानी सॉरी अंत्यांत का मतलब सबसे अंत वाला, सबसे लास्ट वाला। अगर यहाँ आ लगा होता तो हम आ लेते ना कि त, तो इसीलिए सबसे अंत वाला जो वर्ण है उससे जो पहला वर्ण होगा आपका पूर्व, वो क्या कहलाएगा? आपका उपधन। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें महत लिया है तो त इसमें भी आधा है आपका। त से पहले क्या वर्ण आएगा? ये ह है, ह पूरा दिया हुआ है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था सब में क्या जुड़ा हुआ होता है? स्वर। अब इसे बोल कर देखिए, महत, तो त ह में क्या है? त, यानी आप इसे तोड़ेंगे म प्लस अ, सॉरी म घन अ प्लस ह प्लस अ और प्लस त। ठीक है, तो ता से पहले क्या है? अ, तो अ क्या हो गया आपका? उपधा। ठीक है, आप इसको तोड़ लीजिए, तोड़ना आता है, क्योंकि मैंने जब वर्ण बताए थे तो मैं वहां बताया था कि जो आपके व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, यानी सब में होता है क ख, जब हम बोल रहे हैं तो क में अ अपने आप सुनाई देगा, तो इनमें सब में स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना पद। पद क्या होते हैं आपके? पद देखिए वर्ण होते हैं आपके, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं,
शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर पद बनते हैं, ये सॉरी आपके पद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के साथ जो आपकी संज्ञा है, संज्ञा कुछ भी हो सकती है, किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कुछ एनीथिंग। ठीक है, संज्ञा के साथ सु, ओ, जस आदि नामों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं टिप, तस, जी आदि क्रिया पदों में आने वाले 18 पद, ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे आपको। अब आप देखिए, आप लोगों ने विभक्ति करी होगी करते हैं ना, राम, रामो, रामः। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कौन कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इनको काउंट करिए, कितने हैं ये? वो आपकी सब क्या है? वो आपके संज्ञा के साथ आने वाले प्रत्यय हैं। तो आप उन्हें काउंट करेंगे, कितने हो गए? लास्ट वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें हमारा सु प्रत्यय नहीं आता है। ठीक है, क्रियाकलाप मतलब जो भी हम करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, जाते हैं, यानी पठ है, गम है, आपका लिख है, ये सब आपके क्रियाकलाप, वो जो भी क्रियाएं आती हैं, उसमें आने वाले पद आपके कितने होते हैं? 18। 18 क्यों होते हैं? क्योंकि हम उन्हें कैसे बांटते हैं? एक वचन, द्विवचन, यानी प्रथमा, तृतीया, द्वितीया। तो एक उसमें कितने पद हो गए? कितने हो गए? 9। ठीक है, 9 एक होते हैं। आपको इसमें 2 पदों में बांटा हुआ है। एक तो होता है आपका, एक होता है परस्मय पद और एक होता है आत्मनेय पद। तो दोनों को अगर काउंट कर लोगे आप, तो कितने हो जाएंगे आपके? 9 दूनी 18। ठीक है, इस तरीके से इसमें बांटा गया है। तो जो ये हमारे संज्ञा के साथ जो आते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम जोड़ के बनाएंगे शब्दों को, तो वो सुबंत पद कहलाते हैं। और जो हमारी धातुएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उसमें मिलाकर अगर हम शब्दों को बनाएंगे तो हमारे तिङंत शब्द कहलाएंगे। ठीक है, दोनों को मिलाकर ही पद की रचना होती है। ऐसा नहीं है खाली संज्ञा होगी तो पद बन जाएगा, या खाली उसमें क्रिया होगी तो वो पद बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखिए, इसमें भी सूत्र दिया हुआ है, देखिए, सुप्तिणन अंतमम पदः, यानी जो आपका सुबंत पद है और जो आपका तिङंत पद है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका? पद। ठीक है, खाली अगर मैं कहूं रामः तो भी पद नहीं बना, और खाली मैं कहूं पठती, भवती, तो भी पद नहीं बना। और अगर मैं ये कहूं रामः पठती, ठीक है, बालकः पठती, ठीक है, तो ये पद बन गया। तो यानी मैंने क्या किया? सुबंत पद भी जोड़ा और इसमें क्या जोड़ा? तिङंत पद। तो ये पद मिलकर दोनों क्या बनते हैं? पद की रचना करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, एक चीज इसमें और दी हुई है, देखिए, ये कहा है केवल पठ, वध या राम इत्यादि पद नहीं कहे जा सकते। वही मैंने आपको समझाया कि खाली किसी एक शब्द आप ले लो, खाली आप तिङंत पद ले लो या फिर आप सुबंत शब्द ले लो, तो दोनों अलग अलग शब्दों से नहीं बन सकता पद। पद बनाने के लिए हमें दोनों को समराइज करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को मिलाकर क्या होता है? पदों की रचना होती है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसे वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा गया है इसको कैसे बोलते हैं? अपदम न प्रयोजित, यानी उनको पदों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आप अपने किस पर? निष्ठा पर। निष्ठा यानी कुत यानी त, कुत्वतु यानी त्वत्, प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं, यानी कुत्वतु निष्ठः, यानी इन शब्दों का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें बताना हो कि भूतकाल में, यानी भूतकाल में का निर्माण करना हो कि क्या हुआ था। ठीक है, उसमें हम इन पदों को जोड़ते हैं। ये देखिए, विकिरण धातु और तिड़ प्रत्ययों के बीच, यानी जो भी क्रिया दी गई है और तिड़ प्रत्ययों के बीच आने वाले शब्द, यानी अ, शन यानी य, ये बीच का पद, शनु यानी नु,
आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवती में भू प्लस ती के मध्य शप हुआ है। शप मतलब क्या हुआ है, आपका जो अ है, भू प्लस अ प्लस ती, विकिरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त हो गई है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि संयोग क्या होता है। संयोग है आपका संस्कृत में संयोग, संयोग मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, देखिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ क्या बताया है, हलौंततारः संयोगः। ठीक है, इसमें क्या लगाया गया, हल, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाग को, यानी आपके क्या स्वर रहित, जिसमें क्या हो, स्वर ना हो। यानी आप, मैंने उसमें जब बताया था आप लोगों को, तो बताया था कि दो तरह के पद हैं इसमें, अल आपका और हल। अल में क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, क्योंकि हम अ से लेके यानी शुरू के जो आपके सूत्र हैं, उसमें जो पहला आपका सूत्र है उसके अ से लेके यानी पैतरम वर्ण से लेके, और जो हल आपका जो लास्ट सूत्र है उसके ल को जोड़ते हैं, तो उसमें हमारी सारी चीजें आ गई, स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। लेकिन जो हल है, हल में सिर्फ क्या लिया जाता है, व्यंजन। ठीक है, तो वो उसमें स्वर नहीं है, इसीलिए इसको स्वर रहित व्यंजन बोला गया। ठीक है, संयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए द है, यहाँ पे उद्यान बनाया है, रामः उद्यानम गच्छति, यानी उद्यानम जो शब्द है आपका, उसमें ये जो ध बना है, ये किसकी सहायता से बना है, द और य, द और य मिलके क्या बन गए हैं आपके, ये ध। तो इसमें द के नीचे देखिए हलन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें स्वर नहीं है। य के नीचे भी हलन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी स्वर नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ध, यानी उद्याना। ऐसा वो बना दिया जिसमें सिर्फ हलंत है, हल है, यानी अंत में हल ही आ रहा है। हल का मतलब क्या है, ऐसा व्यंजन आ रहा है जिसमें स्वर नहीं है। देखिए जैसे यहां देखिए गच्छति, च यानी ये खुद ही आधा है, आधे व्यंजन है। छ, छ में भी नीचे हलन। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या संयोग कर दिया, छ, यानी गच्छति। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, संहिता यानी वर्णों के अत्यंत समीप, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी जो आपके वर्ण है, वर्ण को इतने इतने पास आ जाएं, वो इतने समीप आ जाएं, तो क्या हो जाएगा, अत्यंत समीप आने को हमने क्या बोला है, संहिता। संहिता मतलब परः सन्निकर्षः संहिता, यानी जो वर्ण है, वर्णों का इतना ज्यादा समीप आ जाना, यानी व्यवधान रहित समीप को क्या कहते हैं, संहिता बोलते हैं इसके अंदर। जैसे वाक, ये हलंत है आपका, यानी इस आधा है, प्लस ईशः में जो क है और जो आपका ई है, दोनों इतने पास आ गए कि उन्होंने किसका निर्माण कर दिया, बड़ी ई का, यानी वागीशः। ठीक है, क्लियर है। संप्रसारण, अब संप्रसारण आप देखिए, यहां पर एक वर्ड का यूज हुआ है यण और इक, यण और इक। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको यण और इक समझ में नहीं आएगा। आप इससे पुरानी वीडियो देखिए मेरी, जिसमें मैंने वर्ण बताए हैं, जिसमें मैंने सूत्र बताए हैं, उसमें यण दिया हुआ है। आप यण को देखेंगे तो य से ण तक में जो हमने वर्ण लिए हैं वो है, क्योंकि हम मैंने पहले भी बताया था कि हम पहला जो वर्ण होता है उसको इसमें काउंट करते हैं, जो लेकिन जो लास्ट वर्ण होता है उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी य व र ल, ण को हमने छोड़ दिया, के स्थान पर इक, इक मतलब ई उ लरी लरी, और उसके बाद क था वो हमने छोड़ दिया, क नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम अंतिम वाला इसमें को वर्ण को नहीं गिनते।
ठीक है, के प्रयोग को प्रसारण कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, यानी इग यण संप्रसारणम, यानी यण, यण के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, इक का, यानी इक में जो वर्ण आ रहे हैं वो यण में जो वर्ण आ रहे हैं उनका स्थान ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये यण वर्ण है, देखिए 4 वर्ण है इसमें, य वर अल, और ये इक वर्ण है। ठीक है, ई उ सॉरी ऋषि लृ, ये 4 वर्ण है। जो आपका इक है वो किसका स्थान ले लेगा, वो आपका किसका स्थान ले लेगा, जल्दी बताइए, यण का। ठीक है, तो यानी जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहां, य तो यज का क्या हो गया, इज, यानी य का स्थान किसने ले लिया इसमें, ये आपको नंबर वाइज ही लिखने हैं, यानी सीरियल में ही लिखने हैं, नहीं तो आप इसको गड़बड़ कर देंगे। यानी अगर आप आगे पीछे लिखेंगे, यहाँ आपने ऊ लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, जैसा भी याद आया, तो फिर यहाँ पे य में या को आप ऊ में बदल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको इसे सीरियल में याद करने हैं। य के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई, व के स्थान पर ऊ, र के स्थान पर ऋषि, ल के स्थान पर लुड़ी। ठीक है, देखिए व, यहां पर व आ रहा है, लेकिन ये चेंज होकर यानी कन्वर्ट होकर जब इसको प्रसारण किया तो ये किस में बदल गया, उच्च में। ठीक है, अगर हम इसे किसी पद के साथ जोड़ते हैं वच को, ठीक है, तो ये वचती वचन वचंती ऐसे नहीं बनेगा, ये उच्च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, उच्च में। ठीक है, हम कभी कभी सोचते हैं अरे ये तो कुछ और लिखा था, ये इसमें कुछ और लिखा है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जो इक प्रत्यय हैं वो यण का स्थान ले लेते हैं, इसीलिए इन शब्दों के यानी ये जो वर्ण है इनके स्थान पर ये वाले इक वाले वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर कोई दिक्कत है देखिए इसमें भी एक्सरसाइज देखिए, मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराती क्योंकि अगर आपने ऊपर डिटेल में समझ लिया तो इसे आप खुद ट्राई करिए, फिर भी एक दो मैं बता देती हूँ, आप फिर ट्राई करिएगा खुद से, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको बता देंगे। देखिए वृक्ष प्लस छाया, इसमें क्या है आपका अ और छाया, यानी इसने अगर ये बनाया तो ये क्या है भाई, इसने छ को भी नहीं हटाया और अक्षर को भी नहीं हटाया और बीच में चुपचाप आकर बैठ गया, तो ये क्या है, आगम। क्या है ये, आगम। और देखिए इसने अपि, यदि प्लस अपि यानी ई प्लस अ, यद्यपि, यद्यपि बन गया, तो इसने क्या हो गया, यहाँ पर य का आदेश हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, आदेश हो जाएगा। तरु प्लस छाया, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ है, च आ गया है, ये आगम हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ये है, ये भी आपका आगम है और ये भी आपका आगम। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान हो जाता है, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी आगे एक्सरसाइज दी हुई है, बाकी और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।